हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग कक्षा 10 के ह्यूमन रेस्पिरेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि ह्यूमन रेस्पिरेशन में लैरिंग्स क्या होता है। ठीक है, लैरिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने कहा था जो लैरिंग्स है उसे हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, और अब आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? जो वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, जो वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, वॉइस को तो प्रोड्यूस करने का काम लैरिंग्स कर रहा है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि वॉइस को प्रोड्यूस करने का काम लैरिंग्स कर रहा है, लेकिन वर्डों को जो प्रोड्यूस करते हैं, वर्ड जो निकल रहे हैं हमारे मुख से, वो सिर्फ और सिर्फ दांत और जीभ की सहायता से निकल रहे हैं। ठीक है, दांत और जीभ ये दोनों मिल करके अक्षरों को बनवाते हैं। ठीक है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? लैरिंग्स करता है। साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? लैरिंग्स करता है। लेकिन अक्षरों का उच्चारण कौन करवाता है? दांत और जीभ करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लैरिंग्स देख लिया है और हमने कल इसके बारे में कई सारे बातें कही थी कि इसमें कौन कौन सी उपास्थियाँ होती हैं, कौन जोड़ीदार उपास्थियाँ होती हैं, कौन बगैर जोड़ीदार होती है। ठीक है, तो लैरिंग्स हम लोगों ने देख लिया था। एक डायग्राम छोटा सा देखिए यहाँ पे, आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस डायग्राम से। यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे है बक्कल कैविटी। ठीक है, और यहाँ पे जाता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज आगे चल करके जाता है पीछे की ओर, एक कीप जैसी रचना में खुलता है, एक कीप जैसी रचना में खुलता है। और ये जो कीप जैसी रचना है इसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला प्रोसेस था नेजल पैसेज। नेजल पैसेज था, इसे हम लोग फेरिंग्स कह रहे थे। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर एक विशेष स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। इसे हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स में देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ से एक पाइपलाइन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक पाइपलाइन जाएगा, एक इसके पीछे के साइड में पाइपलाइन होगा। इस तरीके से लैरिंग्स के नीचे दो पाइपलाइन बिछा होता है, दो पाइपलाइन बिछा होता है। जो पीछे की ओर है, जो पीछे की ओर है उसे हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग ग्रास नाल कहते हैं। ओके, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ग्रास नाल कहते हैं। ठीक है, और आगे की ओर होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे हम लोग हिंदी में श्वास नाल कहते हैं, श्वास नाल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ईसोफेगस है इसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, और ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि जो लैरिंग्स है यहाँ पे 9 उपास्थियों से मिलकर बना हुआ है। लैरिंग्स जो है वो नीचे की ओर एक विशेष स्ट्रक्चर से टच है, कनेक्ट है, और इस रचना को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्रैकिया का जो ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रैकिया का ओपनिंग है उसका क्या नाम है? ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसका नाम है ग्लोटिस। ठीक है, उसका नाम है ग्लोटिस, ग्लोटिस नाम है। ठीक है, और यहाँ पे जो ईसोफेगस का ओपनिंग है इसे हम लोग बोलते हैं गलट। ठीक है, ट्रैकिया जिस स्थान से शुरू हो रहा है वहाँ पे एक पोर है, एक छिद्र है, और उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं गलेट। ठीक है, जो कि ग्रास नाल का छिद्र होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक विशेष फ्लैप होता है, यहाँ पर एक विशेष उपास्थिका बना हुआ
फ्लैप होता है, पल्लव होता है, ठीक है। और ये पल्लव क्या करता है, ये जो ग्लोटिस है इसके छिद्र को खोलता और बंद करता है, ठीक है, इसके छिद्र को खोलता और बंद करता है। तो ये जो यहाँ पे फ्लैप है, यहाँ पे जो फ्लैप है, यहाँ पे जो पट है, इस पट को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है, एपिग्लोटिस बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, हमने देखा क्या देखा कि जो लैरिंग्स है उपास्थल रचना है, ठीक है, उसके बाद जो लैरिंग्स है वो नीचे की ओर दो पाइप से कनेक्ट है, पीछे की ओर जो है, जो पीछे की ओर है उसे हम लोग ईसोफेगस या फिर ग्रास नाल कहते हैं, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, और आगे की ओर ट्रैकिया जिसे श्वास नाल कहते हैं, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप का जो छिद्र है पहले वाला ऊपर वाला उसे हम लोग ग्लोटिस कहते हैं, और जो ग्रास नाल का ऊपरी छिद्र है उसे हम लोग गलेट कहते हैं, ठीक है, ग्लोटिस और गलेट कहते हैं। ग्लोटिस को बंद करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए, खोलने के लिए एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, एक पल्लव है जो इस छिद्र को खोलता और बंद करता है, इसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी आप सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आगे देखते हैं, हम सब लोगों ने पढ़ लिया कि ये विंड पाइप है और इसी के ठीक पीछे फूड पाइप होगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, फूड पाइप। दूसरा नाम इसका ईसोफेगस, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। इसका जो ओपनिंग है क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। इसका जो ओपनिंग है इसे क्या बोलते हैं, गलेट। यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लोटिस को खोलता और बंद करता है समय समय पे, इसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जो ट्रैकिया है उसकी लंबाई, ट्रैकिया की जो लंबाई है वो लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर, 11 से 12 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी है, 11 से 12 सेंटीमीटर है। और जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि जो ट्रैकिया है उसकी लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। और इस ट्रैकिया में याद रखिएगा, ट्रैकिया में इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं, रिंग जैसी रचनाएं हैं, ये हाफ होते हैं, मतलब अर्ध छल्लाकार रचनाएं पाई जाती हैं। ये जो अर्ध छल्लाकार रचनाएं हैं, हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। ये किससे बनी होती हैं, ये हायालिन कार्टिलेज की बनी होती हैं, हायालिन कार्टिलेज की बनी होती हैं। और इनकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है, इनकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है। क्या क्या कहा मैंने, फिर से एक बार देख लीजिए। मैंने कहा ट्रैकिया, उसकी लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। इसमें हाफ रिंग जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, अर्ध छल्ले जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जो हायालिन कार्टिलेज की बनी होती है। इनकी संख्या 15 से 20 होती है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे की ओर ये इस तरीके से, ठीक है, आगे की ओर ये इस तरीके से कंप्लीटली होती है, आगे की ओर कंप्लीट होती है, लेकिन पीछे की ओर जाकर के ये इनकम्प्लीट होती है, पीछे की ओर इनकम्प्लीट होती है, आगे की ओर कंप्लीट होती है। अर्थात बोले तो डार्सल साइड, ठीक है, पृष्ठतल मतलब पीछे की ओर, ठीक है, पृष्ठतल मतलब पीछे की ओर ये रिंग जैसी रचनाएं अधूरी होती हैं, लेकिन अधर तल की ओर मतलब सामने की ओर जो ये रिंग जैसी रचनाएं हैं ये कंप्लीट होती हैं, मतलब पूर्ण होती हैं। तो अधर तल की ओर पूर्ण होती हैं और पृष्ठ तल की ओर
अपूर्ण होती हैं, ये करती क्या है, ये करती क्या है, ये करती क्या है, ये श्वास नली को सिकुड़ने से बचाते हैं। ठीक है, मान लीजिए श्वास नली का एरिया इतना है, अब इससे कम ना हो जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग हायालिन कार्टिलेज का बना हुआ मानते हैं, बनी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि ट्रैकिया में क्या क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं। ये जो ट्रैकिया है ये आगे चल कर के पहुंचती है, ट्रैकिया आगे चल कर के पहुंचती है वक्ष गुहा में। अब आपके सामने एक बड़ा प्रश्न है कि वक्ष गुहा किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो वक्ष गुहा के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्ष गुहा के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको समझना होगा कि वक्ष गुहा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइनली वक्ष गुहा क्या होता है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने वक्ष गुहा का नाम लिया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फाइनली वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी है क्या चीज़। ठीक है, थोरैसिक कैविटी है क्या चीज़, तो आप एक छोटा सा डायग्राम देखें। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डायग्राम, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक रफ डायग्राम बनाया है, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे खोपड़ी है, या फिर यहाँ पे हेड, सिर है। ठीक है, यहाँ की हड्डी को हम लोग बोलते हैं स्कल, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं करोटी। ठीक है, इस यहाँ पे इसे हम लोग क्रैनियम, यहाँ पे जो एक हड्डी होती है उसे हम लोग क्रैनियम बोलते हैं, क्रैनियम बोन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो इसके अंदर जो कैविटी है उसे हम लोग क्रैनियल कैविटी कहते हैं, क्रैनियल कैविटी। याद रखिएगा ध्यान से, ये पूरी बायोलॉजी में काम आएगा आपको। ठीक है, जब तक ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं जब तक काम आएगा। तो सिर में जो गुहा है उसे हम लोग क्रैनियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, सिर में जो कैविटी है उसे हम लोग क्रैनियल कैविटी कहते हैं, हिंदी में कपाल गुहा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कपाल गुहा। ओके, एक गुहा कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे एक नेक है, यहाँ पे गर्दन है, जो सिर को धड़ से जोड़ता है। ठीक है, ये पूरा भाग धड़ कहलाता है, या फिर सिर को नीचे वाले भाग से जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग इंग्लिश में थोरैसिक कैविटी कहते हैं, थोरैसिक कैविटी, और हिंदी में इसे कहते हैं वक्ष गुहा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया, वक्ष गुहा कहते हैं। अब इसके बाद वक्ष गुहा के बाद एक दूसरी गुहा है, इस गुहा को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, और हिंदी में इसे बोलते हैं उदर गुहा बोलते हैं। ठीक है, अब उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करने के लिए एक मस्कुलर आर्गन पाया जाता है, और इस अंग को हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम, इसे हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले कपाल गुहा है, फिर वक्ष गुहा है, फिर उदर गुहा है। उदर गुहा के बाद यहाँ पे एक अलग कैविटी होती है, और इस गुहा को हम लोग बोलते हैं श्रोणि गुहा, इस गुहा को हम लोग बोलते हैं श्रोणि गुहा। अब श्रोणि गुहा इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बोन होती है जिसे हम लोग पेल्विक बोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बोन होती है और उस बोन के अंदर कैविटी होती है, इसलिए उसे हम लोग पेल्विक बोन के अंदर जो कैविटी उसे हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होगा इस गुहा में आपका ब्रेन होता है। ठीक है, इस गुहा में आपका ब्रेन होता है, किस गुहा में,
कपाल गुहा में, कपाल गुहा या फिर क्रैनियल कैविटी में ब्रेन सुरक्षित पाया जाता है, और थोरैसिक कैविटी में लंग्स सुरक्षित पाए जाते हैं। लंग्स एंड हार्ट सुरक्षित पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सभी अंग पाए जाते हैं, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड सभी अंग यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद डायाफ्राम क्या करता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से बांट देता है, अलग कर देता है। श्रोणि गुहा में या फिर पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया शरीर में कौन कहाँ सी कैविटी है। अब नहीं भूलिएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद कर लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है। हेड में, सिर में या खोपड़ी के अंदर जो गुहा है उसे हम लोग कपाल गुहा कहते हैं, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रेनियम नाम की बोन होती है, स्कल होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन सुरक्षित पाया जाता है। उसके नीचे एक नेक होती है, गर्दन होती है, जिसमें क्या होता है कि सिर को धड़ से जोड़ने का काम करती है। फिर उसके नीचे थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी को हिंदी में वक्ष गुहा कहते हैं, और इसमें लंग्स एंड हार्ट सुरक्षित पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक विशेष तरीके का पिंजरा बना हुआ होता है, कटघरा बना हुआ होता है, और उस कटघरे को बनाने के लिए जो जो जिम्मेदार है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि एक डायाफ्राम है जो ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग से अलग कर रहा है, ठीक है। मस्कुलर है ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी दिखाई दे रहा है, उदर गुहा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उदर गुहा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड सारे अंग पाए जाएंगे। उसके नीचे एक अलग गुहा जिसे हम लोग श्रोणि गुहा या फिर पेल्विक कैविटी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे सारा सारा जनन अंग होगा, ठीक है। तो अब अपने टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। आज हमको वहाँ पे जो भी ट्रैकिया है समाप्त कर लेना है, फिर उसके बाद कल हम लोग आगे के लेक्चर को देखेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके, एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। मैंने कहा ये रहा ट्रैकिया, नहीं इसको बीच में ही बना देते हैं, ठीक है। मैंने कहा ट्रैकिया है, इसके ओपनिंग को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ग्लोटिस बोल रहे हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर एक फ्लैप है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं इसे, ठीक है। ये समय समय पे ग्लोटिस को बंद करेगा, खोलेगा, जिसके कारण भोजन का कण श्वास नाल में न जा पाए, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया। फिर मैंने कहा कि इसमें अर्ध रिंग जैसे अर्ध छल्लेकार रचनाएं पाई जाती हैं, जो अधर तल की ओर पूर्ण होती है किंतु पृष्ठ तल की ओर अधूरी होती हैं। इनकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है, 15 से 20 होती है। अब ये क्या होता है कि वक्ष गुहा में जाकर के, ध्यान से देखिए, यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होगा, और यहाँ से होकर के धीरे धीरे नीचे जाएगा और वक्ष गुहा में आएगा। वक्ष गुहा में पहुँचने के बाद पांचवी कशेरुक दंड, ठीक है। पांचवी कशेरुक दंड के पास, कशेरुक दंड क्या है? स्पाइनल कार्ड, पीछे की ओर जो रीढ़ की हड्डी है वहां पे बहुत सारी कशेरुकाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कशेरुकाएं स्टार्ट होती हैं और यहाँ तक जाकर के पांचवें तक पहुँचती है, वहां पर जाकर के ट्रैकिया 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। ट्रैकिया 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। अब इन शाखाओं को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकी, हिंदी में बोले तो प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं इसे, प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं इसे, ठीक है। 1 डिग्री ब्रोंकी भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखें, जो प्राइमरी ब्रोंकी बना वो 2 है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ये राइट साइड वाली प्राइमरी ब्रोंकी है, ये लेफ्ट साइड वाली प्राइमरी ब्रोंकी है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये पूरा का पूरा लंग्स के अंदर प्रवेश करेगी। मैं आपको एक बड़ा सा लंग्स बना देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये लंग्स ही है पूरा, इस तरीके से मैंने एक लंग्स बना दिया है। अब इसी के अंदर ये डिवाइड करेगी, कौन? प्राइमरी ब्रोंकी। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से एक लंग्स मैंने इधर बना दिया, एक लंग्स इधर बना दिया है। थोड़ा सा ये मिस्टेक है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, फाइनली ये छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लंग्स बना दिया, एक लंग्स इधर बन गया, एक लंग्स इधर बन गया, मतलब ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो राइट साइड वाली प्राइमरी ब्रोंकी होती है वो 3 शाखाओं में बढ़ती है जाकर के, ठीक है। 3 शाखाओं में इस तरीके से बढ़ जाती है, 3 शाखाओं में अंदर जाकर के बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाली प्राइमरी ब्रोंकी है वो 2 शाखाओं में इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है, 2 शाखाओं में बढ़ती है। इन शाखाओं को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकी या फिर द्वितीयक श्वसनी बोलते हैं, ठीक। अब इस तरीके से यहाँ पर ये द्वितीयक श्वसनी फिर से डिवाइड करेगी, जिससे बनेगा टर्सरी ब्रोंकी, जिससे बनेगा टर्सरी ब्रोंकी, तृतीयक श्वसनी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से ये लगातार डिवाइड करेंगी, सब फिर से फर्दर डिवाइड करती रहेंगी, ठीक है, जिसके फलस्वरूप बनेगा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बनेगा, ठीक है। ब्रोंकियोल्स में जो आगे वाला होगा उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकस या फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। अब जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है वो आगे चल करके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का मतलब है शीर्षस्थ श्वसनिकाएं, ठीक है, शीर्षस्थ श्वसनिकाएं। अब आगे चल करके ये पतली महीन रचनाओं वाली नली बनाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। श्वसनी श्वसनिकाएं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं श्वसनी श्वसनिकाएं, क्या बोलते हैं? श्वसनी श्वसनिकाएं बोलते हैं हिंदी में से। और ये जो रेस्पायरेटरी ब्रोंकी हैं ये आगे चल करके एकदम महीन पतली रचनाएं बनाती हैं और इन रचनाओं को हम लोग बोलते हैं अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, अल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। और ये जो अल्वियोलर डक्ट है वो आगे चल करके एक गुब्बारे जैसी रचना में खुलती हैं। अल्वियोलर डक्ट जो हैं वो आगे चल करके गुब्बारे जैसी रचना में खुलती हैं। इन गुब्बारे जैसी रचनाओं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं अल्वियोलाई, इन्हें हम लोग बोलते हैं अल्वियोलाई, इन्हें हम लोग अल्वियोलाई या फिर कूपिका बोलते हैं। अब इसके अंदर छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिनमें वायु भरी होती है। इन कोष्ठकों को हम लोग बोलते हैं अल्वियोलर सैक, बोलते हैं अल्वियोलर सैक, इन्हें हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठक या फिर अल्वियोलर सैक। इस तरीके से एक प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइड करती है, इधर साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी इस तरह डिवाइड करती है, ठीक है।
यहाँ पे जो लेफ्ट ब्रोंकी है वो 2 शाखाओं में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे जो राइट ब्रोंकी है, राइट प्राइमरी ब्रोंकी है, वो 3 शाखाओं में डिवाइड हो रही है। क्यों डिवाइड हो रही है वो आगे आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा विवरण आपके सामने दिखाया गया है। क्या है एक बार फटाफट देख लीजिए, फटाफट एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा मैटर क्या क्या दिखाया जा रहा है यहाँ आपको। यहाँ पे क्या क्या दिखाया जा रहा है आपको। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि जो ट्रैकिया है उसका ओपनिंग है जिसे हम लोग ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर की ओर ट्रैकिया है जिसके ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। इस पे एक फ्लैप होता है जो इसको ढकने और खोलने का काम करता है, तो इसे हम लोग एपीग्लोटिस कहते हैं। जो ट्रैकिया है इसकी लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। इसमें अर्धछल्लाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिनकी संख्या 15 से 20 होती हैं। और ये जो अर्धछल्ले हैं ये हायालिन प्रोटीन के बने होते हैं, हायालिन कार्टिलेज के बने होते हैं, हायालिन कार्टिलेज के बने होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि आगे चल करके वक्ष गुहा में 5वीं कशेरुका के पास 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है। 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसे हम लोग प्राइमरी ब्रोंकी, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी 2 होती है, एक राइट साइड में जाती है, एक लेफ्ट साइड में जाती है। राइट साइड वाली प्राइमरी ब्रोंकी 3 शाखाओं में डिवाइड करती है और लेफ्ट साइड वाली ब्रोंकी 2 शाखाओं में डिवाइड करती है, ठीक है। इन शाखाओं को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी, द्वितीयक श्वसनी। फिर बनता है टर्सरी ब्रोंकी, तृतीयक श्वसनी। फिर बनता है ब्रोंकियोल्स, श्वसनिकाएं बनती हैं। फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होता है, शीर्षस्थ श्वसनिकाएं। फिर शीर्षस्थ श्वसनिकाएं विभाजन करके बनाती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, श्वसनी श्वसनिकाएं, ठीक है, श्वसनी श्वसनिकाएं बनाती हैं और आगे चल करके डिवाइड करती है जिससे पतली महीन रचना बनती है नलिकाकार, जिसे हम लोग अल्वियोलर डक्ट कहते हैं, कूपिकीय नली कहते हैं। अब ये कूपिका में जाकर के खुलती है, अल्वियोली में जाकर के खुलती है। अल्वियोलाई के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिन्हें हम लोग अल्वियोलर सैक कहते हैं, इसमें वायु भरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या देखा कि ट्रैकिया से लेकर अल्वियोलर तक, अल्वियोलर सैक तक कितनी नलिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 23 से 25 बार ट्रैकिया डिवाइड करती है, ठीक है, डिवाइड करती, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो 23 से 25 बार डिवीजन करती है अपना, ठीक है, और तब जा करके बनता है अल्वियोलर सैक, ठीक है, या फिर अल्वियोलाई बनता है। तो इस तरीके से आपको मैंने कुछ फंडामेंटल पॉइंट बताए हैं। अभी सारा पॉइंट नहीं है, 11th में भी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से हमने आज देखा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्या बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें ध्यान से कि नोज से लेकर अल्वियोलर डक्ट तक, अल्वियोलर डक्ट तक, ठीक है, नोज से लेकर अल्वियोलर डक्ट तक के रास्ते को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। श्वसन पथ बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? नोज से लेकर के कहाँ तक? अल्वियोलर डक्ट तक। क्यों? क्योंकि ये एक रास्ता ही है, जहाँ से वायु अंदर प्रवेश करेगी, यहाँ तक आएगी, उसके बाद कूपिका में जाएगी, अल्वियोलाई में जाएगी, फिर अल्वियोलाई से आगे चल करके कहाँ भेज दिया जाएगा? ब्लड में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेस्पिरेटरी ट्रैक बन रहा है, रेस्पिरेटरी पाथवे बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर का मतलब ये है कि आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आने वाले लेक्चर में हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि लंग्स कैसे सुरक्षित होता है थोरेसिक कैविटी में और इसके चारों तरफ किन किन चीज़ों का आवरण होता है, ये कैसे सिकुड़ते और फूलते हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।